क्या ये भी एक नया वेक्टर होगा? देखो ये हमने पढ़ा है, A1 फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा 1 किसका एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस का। तो क्या A1 अल्फा 1 वेक्टर है, A2 अल्फा 2 भी वेक्टर है, A3 अल्फा 3 भी वेक्टर है, AN अल्फा n भी वेक्टर है, मतलब इन सबको ऐड करने पर एक नया वेक्टर बनेगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का। एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। अगर हम केवल इतना लिखें A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, तो क्या ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है? ये अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और हम ऐसा लिखें A3 अल्फा 1 प्लस A5 अल्फा 2, तो ये भी इससे जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फा 1 के साथ A1 ही लिखो, अल्फा 1 के साथ कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? A1 अल्फा 1 प्लस A5 अल्फा 5, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? ठीक है, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? पूरे एलिमेंट्स का। तो हम बोल सकते हैं इस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एस सेट में है, तो हम बोल सकते हैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का या फिर सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, लेट VF क्या मानेंगे? एक वेक्टर स्पेस, एंड S क्या मानोगे? एक सबसेट। देन a vector, a new vector, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 plus dotted AN अल्फा n is called linear combination of elements। क्या एलिमेंट्स का मतलब वेक्टर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। शायद क्लियर हो गया होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है। क्या लिखोगे बताओ? लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड ओवर द फील्ड F एंड S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n be a subset of VF। देन बताओ, then A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n is called linear combination of अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बताओ A1 A2 A3 क्या है? जल्दी नोट करो इसको। स्केलर्स। हाँ, तो A1 A2 AN जितने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा उतने ही स्केलर की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब लिखते हो तो समझ के लिखा करो क्या लिखा रहे हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, एन का भी लिख सकते हैं। क्या इसको सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं? सेट में केवल एन है तो ऐसे केसेस में बोल सकते हैं इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, लीनियर सम, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, सब इंपॉर्टेंट है ये। चलो हो गया होगा शायद। देखो आगे, अब लिखो लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन ये भी ऐसे समझ लो, पहले डायग्राम साइड में जरूर बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में ये सारी चीजें खुद से समझ पाओगे। लीनियर स्पैन देखो ये होता है, यही मान लो ये वेक्टर्स हैं। एक बात बताओ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये कितने वेक्टर हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो इनसे? देखो ये A1 अल्फा 1, ये भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, फिर A2 अल्फा 1 प्लस A1 अल्फा 1। बताओ ये दोनों अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन है या एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन? अलग अलग है एक सर। नहीं है, अलग अलग है। ये देखो ना, अगर यहाँ 1 और 2 है तो यहाँ 2 और 1 है, तो दोनों बदल गए ना। तो ऐसे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? नहीं, एन कैसे बना सकते हैं? कैसे डिसाइड कर लिया एन बना सकते हैं? ये बदल देंगे हम A1 अल्फा 1 तो। कॉम्बिनेशन से करेंगे सर। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शायद निकाल सकते हो, मतलब ये समझ लो कई सारे बनने वाले हैं, उन सभी का जो सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा? सपोज एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, ये है,
एक एग्जाम्पल के लिए हम सेट ये ले लेते हैं, सपोज एस के अंदर है अल्फा 1 अल्फा 2, केवल ये। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बताओ कितने बना सकते हो? A1 अल्फा 1, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और A2 अल्फा 1 प्लस A1 अल्फा 1। अब स्केलर्स बदल दो, A3 A4 लिखते जाओ तो बार बार लीनियर कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। तो हमें नहीं पता है लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह के आएंगे, ये पता है, कितने आएंगे नहीं पता है। तो इन सब का जो सेट आएगा उसको क्या बोलोगे? इन सब का जो सेट आएगा उसको बोलेंगे लीनियर स्पैन। तो बताओ लीनियर स्पैन की डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। मानने का तरीका वही है जो अभी बताया। क्या मानोगे? सबसे पहले VF एक वेक्टर स्पेस, S एक सबसेट, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर स्पैन, और इसको LS से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेट S है तो नोट करो ये, लेट VF बी अ क्या आएगा? वेक्टर स्पेस, एंड S फिर से क्या? सबसेट, फिर be a subset of VF, then set of all linear combination of finite elements of S is called, ये कैपिटल S आएगा, finite elements of क्या? कैपिटल S is called linear combination and it is denoted by LS। कोई डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आए तो वो दोबारा से पूछ लेना। इन डेफिनेशन से ही आगे करने वाले हैं जो भी थ्योरम्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी को? लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ सर जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बताया उसमें सर अल्फा एन और सर मतलब ए एन और अल्फा एन ही हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे ऐसा हमने। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई फिश वो स्केलर्स कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अल्फा एन के साथ एन ही लिखें। ठीक है, तो सर फिर तो ये भी नहीं कह सकते कि सर लीनियर कॉम्बिनेशन में एन एलिमेंट्स होंगे, उसमें उससे भी ज्यादा हो सकते फिर तो। ये कहाँ बोला है मैंने एन होंगे? कह रहे थे सर। नहीं, डिसाइड नहीं कर सकते हो। ओके सर। यहाँ तक समझ में आ गया? एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है। अब लिखो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। मैट्रिसेस पढ़ी है ना सभी ने? इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, हमेशा आता है इससे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा ही पेपर हो, इससे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, पहले देखो क्या करना है। फिर से देखो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये मैट्रिक्स में भी बताया था कि ये हम वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे, याद हो तुम लोगों को? तो कुछ क्वेश्चन आए थे तो बोला था वेक्टर स्पेस में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब ये चाहे वेक्टर स्पेस में समझ लो या मैट्रिक्स में समझ लो, ये कुछ एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और क्या? अल्फा n। ये क्या है? VF। और इससे ये क्या बना लिया हमने? एक सेट सपोज S बना लिया। ये बताओ ये क्या होगा? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस AN अल्फा n। नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन तो है क्या ये क्या एक वेक्टर है, स्केलर है, एक न्यू वेक्टर नहीं है ये। सपोज हमने अल्फा माना है, क्या ये 0 डैश के बराबर हो सकता है? क्या कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 डैश के बराबर हो सकता है? बिल्कुल, एक नया वेक्टर है ना, नया वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला स्टेप ये गिवन में है लीनियरली डिपेंडेंट में, मतलब ये एज्यूम करके चलेंगे हम कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर बन गया? 0 डैश के बराबर,
और फिर हमने इससे पता किया कि A1 A2 A3 ये सब क्या है, A1 A2 A3 ये सब क्या है, अगर ये सभी जीरो के बराबर आ गए, कौन सा जीरो है ये, स्केलर जीरो या फील्ड का जीरो, स्केलर यही है जीरो। ना। अगर ये सारे जीरो के बराबर हो गए तो इसका मतलब ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट। तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो और ये निकालो, मतलब क्या कोई ऐसे, सपोज ये जीरो प्रूव हो गए, अब यहाँ पर जब हम B1 B2 B3 Bn लिखेंगे तो क्या और वैल्यू, अलग वैल्यू आएगी या यही वैल्यू आएगी, फिर से दोबारा यही वैल्यू आएगी। मतलब ये है अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो डैश तभी होगा जब सारे स्केलर क्या हो जाएं, जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम ये बोलें यहाँ से A1 अल्फा 1, बाकी स्केलर्स तुम लोग की चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, केवल 3 एलिमेंट लिए और उसको किसके बराबर लिखा, जीरो डैश। अब इसमें हमने देखा A1 कितना आ गया 0, A2 क्या, A3, तो बताओ क्या वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट की बात कर रहे हैं, नहीं है। सेट कैसे हो जाएगा, सेट में तो और भी आगे हम ये बोलेंगे कि ये 3 एलिमेंट लीनियरली, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 3 वेक्टर हैं जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेट को नहीं कह सकते हो, सेट को तब कह सकते हैं जब पूरे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लें। क्लियर हो गया। तो ये भी लीनियर स्पैन की तरह है, अगर वेक्टर्स ले रहे हैं तो हम लिख देंगे कि 3 वेक्टर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये सारे ले रहे हैं तो हम बोलेंगे ये n वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या फिर ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो एक बात और समझो, अगर इसमें से कोई भी एक A1 और A2 नॉट इक्वल टू 0 और AN नॉट इक्वल टू 0, चलो इसका मतलब समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या है, और लगा हुआ है ना, इसका मतलब कोई एक क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, चलो अब देखो लिख लो इसको, समझ गए होगे शायद डेफिनेशन क्या बता रहे हैं। तो VF फिर से एक वेक्टर स्पेस एंड S क्या मानोगे, एक सबसेट ऑफ VF सच दैट, बताओ इसके नीचे क्या आएगा, सच दैट के नीचे किस तरह से होना चाहिए ये वेक्टर स्पेस, मतलब ये सबसेट किस तरह से होना चाहिए कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो, जीरो डैश के बराबर। तो ये कंडीशन गिवन में लोगे प्रूव करने के लिए या ये प्रूव करनी पड़ेगी, गिवन में लेंगे जीरो डैश। देन बताओ वेयर A1 A2 AN क्या है, बिलोंग्स टू F, इतना जल्दी नोट करो। और इसके बाद बताओ अगर समझ पा रहे हो थोड़ा भी तो क्या आएगा इसके बाद, A1 A2 AN सब अगर जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज का मतलब कोई भी एक जीरो ना हो, क्या सारे जीरो हो जाएं तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर कोई एक जीरो नहीं है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नोट करो जल्दी। इसके बाद बताओ क्या आएगा, देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ के बाद बताओ क्या लिखेंगे, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ A1 A2 A3 और ये सब क्या हो जाएं, जीरो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये पहले से ही पता है हमें, थोड़ा तेज लिखते जाओ जरा। इसके आगे क्या लिखोगे, कि S इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ क्या हो जाए, एनी वन इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो आगे समझ आ गया होगा शायद, खुद से भी लिख सकते हो ये डेफिनेशंस। S इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ, बताओ A1 नॉट इक्वल टू 0 और A2 नॉट इक्वल टू 0 और AN, इसका मतलब ये है कोई एक नॉट इक्वल टू 0, सभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव किया जाता है, थोड़ा फास्ट नोट करते जाओ।
तो सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले जिन भी वेक्टर्स को हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है उनको क्या करोगे, पहले उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 डैश के बराबर, और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, स्केलर, और स्केलर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन लिखो ये, एग्जामिन वेदर द सेट of vectors is linearly independent or dependent in V3। V3 क्या लिखा हुआ है, R है वो, V3R। V3R का मतलब समझते हो अब, क्या है V3R का मतलब, ठीक है, चलो बताओ क्या करें, कोई भी बताएगा। इससे जो सेट बनने वाला है, या इन तीन वेक्टर्स को हमें क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख लो और ये वेक्टर्स जरा हमें बता दो, फिर हम समझा देते हैं इनको। 0 2 -4, 1 -2 -1, 1 -4 3। बताओ पहला वेक्टर बताओ, 0 2 -4, 1 -2 -1, 1 -4 3। किसी एक पहले वाले को अल्फा 1, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3 मान सकते हो। नाउ बताओ लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, A1 अल्फा 1 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 डैश। A1 अल्फा 1 की वैल्यू 0 2 -4, A2 अल्फा 2 की वैल्यू 1 -2 -1 प्लस A3 के साथ क्या आएगा 1 -4 3 इक्वल टू 0 डैश। बताओ जरा कोई, चलो अगली लाइन में बता देना। अभी इनको डायरेक्ट सॉल्व करना सभी को आता है, थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब इनका इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी और फिर ऐड होंगे, तो बताओ ये एक वेक्टर बन जाएगा। बताओ क्या बनेगा, 0 A1 प्लस 1 A2 प्लस कितना A3। दूसरा बताओ 2 A1 माइनस 2 A2 -4 A3। तीसरा बताओ -4 A1 -A2 प्लस 3 A3 इक्वल टू, कोई बताएगा 0 को इस बार क्या लिखें, डिपेंड करता है V3R का है ना, तो V3R में 0 डैश क्या आएगा 0 0 0। ये कौन सा 0 है, 0 बिलोंग्स टू स्केलर फील्ड क्या है यहाँ पर R, और 0 डैश किस में है V3R में। समझ पाते हो ये, कंपेयर करने पर बताओ कितनी इक्वेशन मिल रही हैं, बोलो 0 A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके बराबर 2 A1 माइनस 2 A2 माइनस 4 A3 किसके बराबर 0, और -4 A1 माइनस A2 प्लस 3 A3 इक्वल टू 0 किसके बराबर 0 के बराबर। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ A1 A2 A3 की वैल्यू क्या आएंगी। वैसे कैसे सॉल्व करोगे, सबसे आसान तरीका बताओ। अच्छा इस क्लास में पढ़ा है हमने, सेकेंड ईयर में पढ़ा है ये सॉल्व करना, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या सबसे आसान एशलॉन फॉर्म से नहीं होता है, बोलो। तो AM बताओ, सॉरी CM बताओ, ये तो होमोजीनियस है। कैसे निकालते हैं नहीं पता, ये किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम इससे क्या मैट्रिक्स बना लेंगे, या डायरेक्ट लिख लेंगे AX इक्वल टू क्या B। A के प्लेस पर क्या लिखोगे 0 1 1, B के प्लेस पर 2 -2 -4, C के प्लेस पर -4 -1 3। अब शायद एशलॉन फॉर्म पता होगा सभी को, X की जगह क्या लिखोगे XYZ, सॉरी यहाँ क्या है A1 A2 A3। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या ये चेंज होता है, चलो एशलॉन फॉर्म में चेंज करो इसको। पहला एलिमेंट क्या करना चाहिए, वैसे 1 करना चाहिए। सबसे आसान तरीका बताओ, तो एशलॉन फॉर्म में केवल रो अप्लाई कर सकते हो, किसका डिवाइड कर दोगे इसमें 2 का डिवाइड कर दो, और बाद में चेंज भी कर लो,
तो एक स्टेप में कर सकते हो ये 1 -1 -2, फिर बताओ क्या आएगा 0 1 1, ठीक है, फिर क्या आएगा -4 -1 और 3, A1 A2 A3 0 0 0। चलो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। इसको जीरो करना है एशेलॉन फॉर्म के लिए, एशेलॉन फॉर्म आना चाहिए बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह पढ़ा है हमने ये। 4 कैसे जीरो करते हैं -4 को, इसमें किसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो तुम लोग बता दो कितना आ जाएगा R3 + 4R1। तो फर्स्ट रो चेंज होगी क्या, कितना लिखोगे 1 -1 -2, सेकेंड रो 0 1 1, थर्ड रो बताओ, बोलो जो कर रहे हैं 0 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना और ऐड कर रहे हो, कितना आएगा 0 -5 और क्या आएगा 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 फिर से आएगा। अब क्या आएगा A1 A2 A3, फिर लास्ट में बताओ, एक काम करते हैं हम इसमें -5 का क्या कर देते हैं डिवाइड, तो -5 का कर दिया तो 1 1 आ जाएगा, और फिर R3 -R1 लगाओगे दोबारा तो क्या हो जाएगा 0 0। क्या ये एशेलॉन फॉर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ इक्वेशन क्या आएगी। और सीधी बात ये है, अगर पहले तो हमने सपोज A1 A2 निकाल लिया, बताओ इक्वेशन क्या आएगी, इससे आएगी क्या इक्वेशन, इससे बताओ 0 A1 + A2 + A3 = 0, और फिर पहली इक्वेशन A1 -A2 -2 A3 = 0। क्यों लिख रहे हो ये सब, ये सबको आता है, और ऐसे थोड़ी ना, इतना नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, अभी शॉर्ट तरीका बताते हैं इसका, ये तो इसलिए बता रहे हैं ये पढ़ चुके हैं हम। तो पहले ये बताओ क्या A1 A2 A3 सब 0 हैं, नहीं हो सकता है, तो A1 A2 A3 0 है, मतलब कोई एक 0 नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम क्या लिख देंगे इसको इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनो अब जरा, ये सब करने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। एक मिनट लिखना बंद कर लो जरा, ये सब जरूरी अननेसेसरी चीजें मत लिखा करो, ये सब आता नहीं है तुम लोगों को, सब पढ़ा हुआ है, इसमें जरूरी चीजें सुन नहीं रहे हो, लिखने लगे हो तुम लोग। इसको भी नहीं लिखे हम, इसको भी नहीं लिखें, इसको कुछ नहीं लिखना है। ये CM है क्या, जब CM को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करोगे तो यही आएगा। इसकी रैंक कितनी आ गई 2, रैंक ऑफ CM कितना 2 आ गया। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे 3 थे, नॉट इक्वल है, कौन सा सॉल्यूशन है, अगर बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था होमोजीनियस में, ट्रिवियल। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था ट्रिवियल, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता था नॉन ट्रिवियल। तो क्या सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पर, क्या डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, यहाँ पर हमें पता चल गया क्या रैंक CM नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब डिपेंडेंट, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब सुनो, हम ये भी नहीं करेंगे, अगर हमने मैट्रिसेस पढ़ा है अच्छी तरह तो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें 3, रैंक CM निकालना है हमें, अगर वो 3 से कम आ गई, 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है ना क्योंकि ऑर्डर ही 3 है, 3 से अगर कम आ गई इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 से कम आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, दो ही सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। अब हम इनफाइनाइट को पढ़ रहे हैं नॉन ट्रिवियल और यूनिक को पढ़ रहे हैं ट्रिवियल, तो अगर ये नॉट इक्वल टू 3 आया तो बताओ ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब इंडिपेंडेंट, सॉरी नॉन ट्रिवियल का मतलब डिपेंडेंट, और अगर ये 3 आ गया तो ट्रिवियल मतलब इंडिपेंडेंट। समझ पा रहे हो इतना। अब ये 3 कब होगा बताओ, डिटर्मिनेंट मेथड से बताओ ये 3 कब होगा,
जब डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सीएम का डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैंक कितनी होगी, रैंक 3 होगी। मतलब क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। और अगर सीएम की डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगी तो रैंक कितनी होगी, 3 से कम। मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में हम कैसे करेंगे। अब देखो कितना कुछ हमने लिखा था, लेकिन अब ये हम कुछ नहीं। एक बात और ध्यान से देखो, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाली है, इसी को एशलॉन फॉर्म में चेंज किया ना। देखो उसे ध्यान से, 0 2 -4, यहां देखो 0 2 -4, 1 -2 -1, ये देखो 1 -2 -1, 1 -4 3, 1 -4 3। अब समझ गए होगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जाम में। ये सब लिखोगे क्या, ये अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो हम लिखते। अब बताओ कैसे करोगे इसको, सीधे ये लिखोगे 0 2 -4, 1 -2 -1, 1 -4 3, और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जिसको सीएम का क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा ये माइनस है क्या, माइनस नहीं है, चलो तो ये माइनस नहीं है। तो जब 1 लोगे नेगेटिव लोगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, कितना आएगा 6 + 16 -16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये 16 हो जाएगा। फिर तीसरा +1 लोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। बताओ -2 -8, ये कितना है, +10, वो कितना है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब बताओ, डिपेंडेंट। तो अब ये फॉर्म जिन्हें कुछ नहीं आता है वो फॉर्मूला की तरह याद रख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये सब कुछ नहीं आता होगा, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल रटा हुआ। तो सीएम कैसे निकालोगे, पहला कोऑर्डिनेट कॉलम में, दूसरा कोऑर्डिनेट कॉलम में, और तीसरा भी कॉलम में, और उसको ऐसे शॉर्ट में करना। ठीक है, चलो तो अब इसमें ऐड कर लो। यहां पर क्या ऐड कर लोगे, इसको प्रूव करने के बाद। पहले ये देखो, अभी सॉल्व करके दिखा दिया तो अब समझने की जरूरत नहीं होना चाहिए। सेकंड मेथड ये वाला, सीएम का क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकाला क्या आ गया, 0। चलो समझ गए होगी, कहीं रफ में लिख लो, सीएम का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तो डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 तो इंडिपेंडेंट। ऐसे करना है एग्जाम में, ठीक है। समझ आ गया सभी को, इसमें तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर सीएम से एग्जाम में तो ऐसे ही करोगे ना, तो रैंक और इससे कुछ भी कनेक्ट मत करो, सीधे समझो डिटर्मिनेंट 0 डिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इंडिपेंडेंट। लेकिन किसका डिटर्मिनेंट, सीएम का। उसमें आएगा हमेशा होमोजीनियस, क्योंकि आरएचएस में 0 वेक्टर होता है। लिखो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, इससे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। देखो अब फिर से, क्या ड्रॉ करोगे सबसे पहले, एक वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस हो गया। सपोज एक क्या लिख लें, α1 α2 और αn, क्या है ये, सबसेट है। ठीक है, एक हमने ये सबसेट लिख लिया, और ये क्या है, वी है। ये क्या है, एस एक सबसेट है। अच्छा सबसेट है, सब स्पेस नहीं है। सबसेट का मतलब जरूरी नहीं है उसके अंदर प्रॉपर्टी हो। अब ये बताओ मुझे, ये सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, थोड़ा जल्दी। ये लीनियर, ये एस दिख रहा है ना, एस में एन एलिमेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जल्दी बताओ। कह नहीं सकते हो ना, चलो कुछ तो ऐसे भी होंगे उन्हें पता होगा। A1 A2 A3 अगर क्या आ जाए 0 तो
मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इतना समझ आ गया? चलो, तो हमने ये मान लिया कि ये एलआई है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों है बताओ? क्योंकि हम प्रूव करना जानते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। सपोज ऐसा है। अच्छा, इसका मतलब समझते हो? अभी अभी बताया था कुछ देर पहले। अभी ये लिखा है कभी हमने? क्या है इसका मतलब? लीनियर स्पैन। स्पैन। चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एस का मतलब है अल्फा 1 अल्फा 2, सपोज ये है। एल एस बताओ क्या आएगा? और ये एस किसके अंदर है? सबसेट होगा ना, V3R या V, जिसका भी सबसेट हो, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा ये। सबसेट या सब स्पेस? सबसेट होना जरूरी है, नॉन एम्प्टी। अब ये बताओ, एलएस बताओ इसका। पहले एलएस की डेफिनेशन बताओ। अब ये देख रहे होगे, हमें बेसिस के लिए क्या पता होना चाहिए? लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन के लिए क्या पता होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन। देख रहे हो, सब कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। बीच में से एक भी अगर नहीं पता हमें तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसका सपोज A1 अल्फा 1, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, और ऐसे ही। ये सपोज ये सारे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है हमने लिख लिए। क्या हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, यहां भी एक वेक्टर है। ये सब वेक्टर्स हैं या नहीं? किसके अंदर आएंगे? ये सब वेक्टर हैं तो VF के अंदर आएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे वेक्टर स्पेस? अब ये बताओ, इसका मतलब अगर हम ये लिखें, ये इसका मतलब बताओ क्या है? फिर पढ़ते हैं इसको। एल एस इक्वल टू वी का मतलब क्या है? इक्वल से। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एल एस। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन? एस के। एस के एलिमेंट के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट कंप्लीट वेक्टर स्पेस बन जाता है। मतलब ये देखो ना, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद सारे वेक्टर जनरेट हो चुके हों। ऐसा पॉसिबल है, वो प्रूव करके देखेंगे हम। तो एल एस इक्वल टू वी का मतलब क्या है? कि एस के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो तो वी के सारे एलिमेंट बन जाएंगे। अब इसी लाइन को ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन वी का एक वेक्टर है? इससे ये नहीं कह सकते हो। जैसे ये देखो ना, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख रहे हैं। सपोज वी में कुछ एलिमेंट्स हैं, और चलो ये लिख चुके हैं, यही दिखा देते हैं। इक्वल टू अगर हम कर देते हैं वी, और वी ये है अल्फा बीटा गामा। तो एक बात बताओ, ये पूरा सेट इस पूरे सेट के बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, या तो ये वेक्टर है, या फिर ये वेक्टर है, या फिर ये वेक्टर है। क्या हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर बनेगा वी का या नहीं? तो उसी को हम पढ़ सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ वी। इसको क्या पढ़ सकते हो? लीनियर स्पैन इक्वल टू वी, मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट, दोनों सेट हैं। क्या ये पढ़ सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस? वी का हर एक एलिमेंट एस के एलिमेंट्स का कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, हाँ या नहीं? पढ़ा जा सकता है। या ये पढ़ सकते हैं कि एस का के एलिमेंट्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन वी का कोई क्या बनता है? क्या ये पढ़ सकते हैं कि एस जनरेट्स वी? एस वी से छोटा सेट है लेकिन वो पूरा वी जनरेट कर देता है। मतलब ये है, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो तो किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं? वेक्टर स्पेस के। और एक टाइम के बाद पूरा क्या बन जाता है? वी बन जाता है। तो इसका मतलब एल एस इक्वल टू वी का मतलब ये है कि एस जनरेट्स वी, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, या ईच लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज अ वेक्टर ऑफ वी। समझ आया ये कुछ? तो एक एल आई सेट जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं बेसिस।
समझ गए? एक Li सेट जो पूरा का पूरा V जनरेट कर दे उसको क्या बोलोगे? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो वही लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस और एक क्या मान लेंगे? एक सबसेट मान लोगे, वही पहले की तरह। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, लास्ट में ये सारे बच्चे चले यस आएंगे, फिर सर। से रिपीट करेंगे या दोबारा से बता दें? अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, 1 मिनट। ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, पहले ये बताओ मुझे। 272 शिफा, ऑफलाइन वाले। तो ऑफलाइन आगे ऑफलाइन। पढ़ना कल। मतलब ऐसे तो सारे बच्चे चले जाएंगे ऑफलाइन में, फिर बोलेंगे एक बार फिर से 1 मिनट के लिए। कितने मिनट होते हैं हम लोग के पास? 50 मिनट्स। क्लास कैसे हो पाएगी फिर? नहीं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ऑफलाइन में पहली गलती तो ये, ऑफलाइन वाले हो ऑनलाइन आ रहे हो। वजह बताओ क्यों ऑनलाइन पढ़ रहे हो आज? शिफा, सर तबीयत ठीक नहीं थी। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो समझ लो फिर, जब तबीयत ठीक नहीं है तो देखो ये LS इक्वल टू V का मतलब क्या है? S क्या है? एक सेट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। और अगर एक तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं 5 मिनट ले जाते हैं और तुम लोग उसी टाइम डिस्कनेक्ट करते हो। बिल्कुल पहले डिस्कनेक्ट कर लेते जब वो पढ़ रहे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। LS इक्वल टू V का मतलब बताओ शिफा क्या होता है? LS का मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। इसमें से एक डेफिनेशन भी डिस्कनेक्ट हुई और बस आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। LS का मतलब है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सारे लीनियर कॉम्बिनेशन S के, सपोज S के 10 लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्या बना देंगे? मतलब वेक्टर स्पेस में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। LS को ओपन करोगे तो क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू, यहां पर एक सेट आएगा, क्या आएगा वो पूरा? वेक्टर स्पेस। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है? वेक्टर स्पेस। इसका मतलब यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं और यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो बराबर हैं। दो सेट बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एग्जैक्टली सेम हो। अगर यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे एलिमेंट, तो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन कोई ना कोई वेक्टर बन जाएगा। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पर 0 1 2, ठीक है। तो ये एक वेक्टर बना सकता है V का, V3R का, लीनियर कॉम्बिनेशन से। सपोज यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, बताओ एक वेक्टर नहीं बन रहा है? कितना बोलो? 2 2 6 4 आएगा, 5। और यहाँ क्या आएगा? 3 × 2 + 2 8। ये देखो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर बना रहा है। अगर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा वेक्टर स्पेस बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखो हम यही दिखा रहे हैं कि इस छोटे से सेट से पूरा क्या बन गया? वेक्टर स्पेस। लेकिन वो सेट क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या हो जाएगा? बेसिस। आसान तरीका भी बता देंगे एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि ये लॉन्ग में आता था क्वेश्चन। VF एक वेक्टर स्पेस है, S क्या है? Any सबसेट ऑफ VF, देन S इज कॉल्ड बेसिस ऑफ VF। वो सबसेट ही कहलाएगा ना बेसिस, अगर S दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्या क्या? S दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहले तो वो क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कि वो जनरेट कर दे पूरे V को। तो देखो S इज Li, मतलब S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड दूसरा पार्ट बताओ शिफा, बताओ दूसरा क्या होगा जल्दी? वो पूरा वेक्टर स्पेस बनाते सर, जो हाँ, ऐसे। जनरेट करेगा। मतलब LS इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू LS या LS इक्वल टू V, एक ही बात है। इसका मतलब समझते हो? V इक्वल टू LS का मतलब ईच एलिमेंट ऑफ V, एलिमेंट को वेक्टर पढ़ सकते हो, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S।
ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए हमें। तो इक्वल इसको क्या ये लिख सकते हो S जनरेट्स VF, या क्या ये लिख सकते हैं दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S। एलिमेंट ऑफ S तो फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट से नहीं बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जल्दी नोट करो। अगर ये सारी चीजें समझ गए होगी ये डेफिनेशन, तो बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बेसिस का क्वेश्चन करा देते हैं, इससे जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और बेसिस से, या तो ऑब्जेक्टिव इसी डेफिनेशन से मिल जाएगा या क्वेश्चन आएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का शॉर्ट तरीका तो समझ गए हो, अब बेसिस का तरीका समझ लो कैसे करना है। देखो बेसिस में पहला पार्ट तो वही है, एलआई प्रूव करना। एलआई प्रूव करना सभी को आता है। अब ये बताओ पहले की तरह डिटेल में बता दें या शॉर्ट तरीका बता दें? तुम लोग शॉर्ट ही करोगे। तो शॉर्ट तरीका ये है, ये नोट कर लिया। शॉर्ट तरीका ये है, एस को एलआई प्रूव कर दो, वो बेसिस बन जाएगा। दूसरा प्रूव ही नहीं करना है। ठीक है, वैसे दूसरा प्रूव करेंगे तो बता देते हैं कैसे, क्योंकि स्लाइड में है ये हमारे पास, तो टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन समझ लो कैसे प्रूव करते हैं। एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस और समझ लो, फिर बताते हैं। डिमेंशन या डायमेंशन जो भी पढ़ते हो, चलो अब टाइम इतना नहीं है, पहले ये बता देते हैं। डिमेंशन कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी बेसिस। बेसिस तो एक सबसेट है ना, हो सकता है बेसिस में 3 एलिमेंट हो, तो बेसिस जो बन गया उसके काउंट कर लो नंबर। जैसे बेसिस में 3 एलिमेंट हैं, मतलब उस सबसेट में जो एलआई भी है और जनरेट कर देता है वीएफ को, उसे बेसिस बोलते हैं। और बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिमेंशन बोलते हैं। पहले ये समझ लो। नंबर की तरह सर। हाँ हाँ, कार्डिनल नंबर ही बोलते हैं सेट के नंबर्स को। अ सेट ऑफ वेक्टर एस, ये दिया, ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है। सुन लो, बेसिस यूनिक नहीं होता है। मतलब ये ऐसे 3 एलिमेंट। अच्छा कोई भी V3R बताओ तुम लोग, V3R समझते हो? V3R का मतलब क्या है? X Y Z such that, बोलो जल्दी, X Y Z belongs to R। मतलब 3 रियल नंबर से बनने वाला हर एक वेक्टर इसमें आएगा। ठीक है, हर एक वेक्टर, अगर कोई वेक्टर पूछे तो बता सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में। पहले तो ये समझो कि इसका स्टैंडर्ड बेसिस किस डिमेंशन का है। ये वेक्टर 3, उसको 3 टपल्स वेक्टर बोल सकते हो। ऑर्डर 3 टपल्स। डिमेंशन 2 तरह की होती है, एक वेक्टर की डिमेंशन है और एक वेक्टर स्पेस की डिमेंशन है। तो देखो वेक्टर की डिमेंशन कितनी है और वेक्टर स्पेस की डिमेंशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी बेसिस। तो इसका एक बेसिस ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब जो वेक्टर की डिमेंशन है वही किसकी डिमेंशन। अगर ये बेसिस हो जाए तो इसमें नंबर कितने हैं? इसमें जल्दी बोलो, टाइम 5 मिनट है केवल हमारे पास। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 9। इसमें तो 9 है। कहाँ है 9? वेक्टर स्पेस के अंदर तो वेक्टर्स होते हैं, कितने हैं वो? 3 है सर। 3 है वो। इनको पढ़ते हो 9। ये पूछ रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं। एस तो वेक्टर्स का सेट है ना, तो वेक्टर्स काउंट करोगे। तो एलिमेंट्स का मतलब वेक्टर्स, और स्केलर में जो फील्ड है उसमें एलिमेंट्स का मतलब स्केलर। सपोज ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3। पहले तो ये बताओ ये एल है या नहीं। इनका डिटरमिनेंट 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। यस सर। शॉर्ट में सीएम कितना आएगा बताओ? 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं? नॉट इक्वल टू 0 है, एल आई हो गया, है या नहीं? दूसरा और अगर हम प्रूव कर दें, दूसरा जो कि करना नहीं है, ये बेसिस, मतलब यहीं से पता चल गया हमें बेसिस चाहिए। करना क्या है देखो, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया है इसका मतलब इनका सॉल्यूशन 0 0 0 नहीं, 0 0 0 ही है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब सॉल्यूशन 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया ना, यूनिक सॉल्यूशन। और वो छोड़ो, क्योंकि वो तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को पता केवल ये है डिटरमिनेंट निकालना। तो ये देखो, दूसरा ये देखो, हमें क्या प्रूव करना है? V इक्वल टू एल एस, मतलब इन तीनों एलिमेंट से क्या जनरेट हो जाएगा? V3। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस ये होते हैं। देखो
एक लीनियर कॉम्बिनेशन बताओ जरा, A1 अल्फा 1, फिर क्या लिखोगे, A2 अल्फा 2 प्लस क्या लिखोगे, A3 अल्फा 3। और हम ये प्रूव कर रहे हैं इससे हर एक वेक्टर बन जाएगा किसका, V का। V3 का बनेगा या नहीं, अल्फा 1 की जगह बताओ। और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब कोई एक वेक्टर बताओ V3R का, हम बताएंगे इन तीनों एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा वो, यही तो होता है। इन तीनों एलिमेंट से अगर V का हर एक एलिमेंट जनरेट हो जाता है, मतलब LS इक्वल टू V। बताओ कोई भी वेक्टर बताओ क्या, 372 √2 7, ठीक है। अब ये इससे लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर हर एक वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, हर एक वेक्टर अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसका मतलब LS इक्वल टू क्या है, V। अब देखो ये कैसे बनेगा, A1 की जगह 2 1 0 0 √2 0 1 0 7 0 0 1। पहले तो ये बताओ क्या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, क्या ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर ही तो हैं। अब कोई भी वेक्टर बताओ, समझ गए होगे क्यों बन रहा है ये। तो ये स्टैंडर्ड लीनियर, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, लेकिन बेसिस कुछ और भी हो सकते हैं V3R के। तो बेसिस क्या नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। अभी हम बताएंगे V3R का एक और बेसिस, जिससे कोई 3 और एलिमेंट लेंगे उससे भी जनरेट करके दिखा देंगे, समझ गए। तो वो LI सेट जो किसको जनरेट कर देता है, V को जनरेट कर देता है, उसको बेसिस बोलते हैं। और बेसिस यूनिक नहीं होता है, लेकिन जो नया बेसिस लेंगे उसमें एलिमेंट्स 3 ही आएंगे। इसका मतलब उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं उसमें, यूनिक। फिक्स का मतलब यूनिक, इसका मतलब डिमेंशन क्या हुई, इसकी डिमेंशन कितनी है, डिमेंशन ऑफ V कितना, डिमेंशन ऑफ V मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ V। V के बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, V के बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 3। अब एक नया बेसिस भी निकालेंगे उसमें भी 3 ही आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस is called dimension, and dimension is unique but basis is not unique। समझ गए होगे शायद। तो अब देखो ये LI कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो ये बता ही दिया LI प्रूव करने का तरीका, डिटरमिनेंट से करोगे तुम लोग। LI प्रूव हो गया, LS इक्वल टू V बता दिया अभी, लेकिन प्रूव करने का तरीका समझो क्या होता है। हमने एक वेक्टर मान लिया कि किसका वेक्टर, V3R का, जो कि किसके बराबर है, लीनियर। इससे नहीं समझ पाओगे, इससे तो टाइम लगेगा। चलो या ऐसे देख लो, अलग से बताना पड़ेगा। देखो हमने क्या मान लिया, एक वेक्टर है जो किसके A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू VF या V3R जो भी लिखा है। मतलब हर एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये दिखाना है ना हमें। तो कोई एक वेक्टर मान लेते हैं V3R का, बताओ किस तरह का मानोगे, ABC या XYZ, ABC नहीं मानोगे, ABC भी मान सकते हैं ना। तो ठीक है XYZ लिख लो, XYZ इक्वल टू बताओ A1 आगे बताओ 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 प्लस A3 0 0 1। अगर A1 A2 A3 की वैल्यू XYZ के टर्म में आ जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिस। इसीलिए A1 A2 A3 अगर पहले 0 हो चुके हैं तो फिर ये होता नहीं है बेसिस, इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। सुनो अब यहाँ इक्वेशन क्या बन रही है बताओ, 1A1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस A2 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस A3। यहाँ क्या लिखा है XYZ। ध्यान से देखो ये हर बार 0 नहीं होंगे, यहाँ A1 A2 A3 क्या होगा, इक्वल टू X। A2 A3 भी तो होंगे वहां पर, वहां भी होगा और वहां भी होगा। लेकिन इस बार क्या है, कैलकुलेशन आसान है, तो कंपेयर करने पर 3 इक्वेशन बनी। बताओ A1 इक्वल टू X, B1 इक्वल टू Y और सॉरी A2 और A3 इक्वल टू Z। तो यहां पर क्या आ जाएगा X Y Z। अब अगर हम ये निकालते हैं तो X की जगह क्या आ जाएगा 2,
y की जगह क्या आ गया √2 और z की जगह क्या आ गया 7। लेकिन हर बार a1 की वैल्यू x नहीं आएगी। जैसे ये इक्वेशन आ जाती है अगर a1 + a2 + 3a3 = x, और ऐसी दो इक्वेशन और, उन्हें सॉल्व करके निकालते हैं हम, तो वो x y z के में कुछ और ही टर्म आते हैं। आगे है क्वेश्चन, लेकिन अगर इन सब की जरूरत नहीं है तो करो भी नहीं। समझ